अरे अरे बस करो, बहुत हो गया नहाना, अब घर चलते हैं, मुझे तो ठंड लगने लगी है। उसका इतना कहना था कि समायरा और नूर ने हाथों से ही उसके ऊपर पानी डालना शुरू कर दिया। तू बहुत जल्दी उकता जाती है, आज तुझे जाने नहीं देंगी। जब तक हमारा दोनों का मन नहीं भर जाता पानी में खेलने से, तब तक तू भी नहीं जाएगी। अभी समायरा इतना ही बोली थी कि नूर को पानी के अंदर किसी की आहट महसूस हुई, जिससे उसके चेहरे का रंग उड़ गया। वो थोड़ा पीछे हटी। उसने एक बार समायरा को देखा जो फलक के ऊपर पानी डाल रही थी। नूर की बेचैनी उसको दिखाई नहीं दे रही थी। देखते ही देखते नूर को किसी विचित्र शक्ति ने पानी के अंदर खींच लिया। पानी में तेज शोर हुआ तो फलक और समायरा ने पीछे मुड़ के देखा। अब सिर्फ नूर के बाल ही उनको नजर आ रहे थे, जो पल भर में ओझल हो गए। अरे ये नूर कहाँ गई? नूर कहाँ गई? हाँ नूर कहाँ हो? कहाँ हो तुम? अरे मजाक मत करो, ऊपर आओ। देखो मैं जानती हूँ तुम हमारे साथ मजाक कर रही हो, अब और न सताओ और बाहर आ जाओ, जान हलक में अटक गई है। समायरा के बोलने का कोई फायदा नहीं था, क्योंकि नूर अब गायब हो चुकी थी। फलक और समायरा ऐसे खड़ी थी जैसे उनका सब कुछ खो गया हो। समायरा हिम्मत से काम लो, इस पानी में कब तक खड़ी रहेंगी? हमको बाहर निकलकर किसी से मदद लेनी होगी। नहीं नहीं, मैं अपनी सहेली के साथ यहाँ आई थी और उसी के साथ बाहर जाऊंगी पानी से। जब तक वो लौट कर नहीं आती तब तक नहीं जाऊंगी। समायरा के सिर पर जैसे पागलपन सवार हो गया। फलक हिम्मत करके उसको पानी से बाहर लाई। मेरी बात ध्यान से सुनो, वो तालाब के अंदर गायब हो गई है। उसके बाल देखे थे मैंने अंत में, ऐसा लग रहा था जैसे वो हमसे कुछ कहने की कोशिश कर रही हो। अब हमारे पास एक ही रास्ता है, हमें उसकी मदद लेनी होगी। उसकी बात सुनकर समायरा जैसे गहरी सोच से बाहर आई हो और उसको कोई तो अपनी सहेली तक पहुंचने का सुराग मिला हो। किसकी मदद? किसकी मदद की बात कर रही हो तुम? वो ही अघोरी। अघोरी? तुमने सोच भी कैसे लिया हाँ कि हम लोग उस अघोरी की मदद लेंगे? दूसरा कोई रास्ता है तुम्हारे पास? नहीं, पर उसको लेके ही अब घर जाएंगे, उसके पहले नहीं। अभी अघोरी के पास चलते हैं, इससे पहले गांव में ये बात फैल जाए। समायरा फलक को लेकर वहाँ से निकल चुकी थी। रास्ते में समायरा के पिता उन्हें मिले। अरे बेटा कहाँ जा रही हो तुम? अरे कब से तुमको ढूंढ रहे हैं। बेटा जी, खबर भी है आपको? क्या बोल के निकली थी आप घर से? याद है या फिर आपको याद दिलाएं हम? पिताजी याद है, बोल के निकली थी कि कल मेरा विवाह है, आज सहेलियों के साथ आखिरी शाम थी। हाँ तो बेटा जी अब बिता ली ना आखिरी शाम। चलिए अब घर चलें। तू चाचा के साथ जा, ब्याह की तैयारी कर, नूर को मैं ढूंढ के लाती हूँ। तुम्हें अकेले नहीं जाने दे सकती, मैं भी चलूंगी। पर कैसे? कल ब्याह है तुम्हारा, घर वालों को, बाकी के लोगों को क्या जवाब दोगी? वो देख लेंगे। हाँ ये क्या बातें हो रही भाई, खुसुर फुसुर। हाँ चलो घर चलो। और बेटी फलक तुम भी अपने घर जाओ, तुम्हारे पिता परेशान हो रहे होंगे। बलवंत समायरा को घर ले आता है और समायरा कुछ नहीं कर पाती। फलक गहरी सोच में डूब जाती है और समायरा को जाते हुए देखने लगती है। उसे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। वो जाकर उसी तालाब के किनारे बैठ गई जहाँ से नूर गायब हुई थी। अब मैं अकेले क्या करूं? क्या कूद जाऊं इस तालाब में? या तो अपनी सहेली को ढूंढ कर ले आऊंगी या फिर कूद के मर जाऊंगी। वो जैसे ही कूदने वाली थी तभी किसी ने उसका हाथ पकड़कर खींच लिया। तालाब में कूदेंगे तो साथ में कूदेंगे। अघोरी ने कहा था ये कुंड तालाब है, अब इसके अंदर जाना ही होगा। तुम क्यों आ गई? कल बारात दरवाजे पे खड़ी होगी, क्या जवाब देंगे तेरे घर वाले उनको? वो देख लेंगे बाद में। सुबह तक हम कुंड तालाब से बाहर आ जाएंगे। अब आंखें बंद कर और लगा दे जान की बाजी। दोनों सहेलियां हाथ पकड़ती हैं और तालाब में कूद जाती हैं। नीचे जाते जाते उनकी सांसें अटक जाती हैं। उस अघोरी ने झूठ कहा था, ये कुंड तालाब है। कोई कुंड तालाब नहीं है ये, यहाँ सिर्फ पानी है। अब हम मरने वाले हैं, ईश्वर को याद करते हैं। मरना ही तो था, विवाह कर लेती। तेरी आखिरी ख्वाहिश तो पूरी हो जाती ना विवाह करने की। पानी से लड़ते लड़ते वो पानी के बिल्कुल नीचे चली जाती हैं और उनका शरीर नीचे बैठ जाता है। तभी एक तेज रोशनी चमकती है। रोशनी के अंदर एक बड़ा सा साफ सुथरा किले जैसा घर था। ये क्या?
पानी के अंदर दूसरी दुनिया, ये कैसे हो सकता है? क्या सच में ये कुंड लोक है? इसका मतलब हमारी नूर जिंदा है और इसी घर में है। चलो जल्दी चलो, अंदर जाके देखते हैं। दोनों तेजी से उस किले के अंदर चली गईं। वहां जाकर देखा एक आदमी जिसने काला नकाब लगाया हुआ था सामने आया। ओह, तो तुम लोग नूर को ढूंढने आई हो ना धरती लोक से? हाँ, आपको कैसे पता? और आप कौन है? क्या आपको पता है हमारी सहेली कहाँ है? वो इसी दुनिया में रुकी हुई है ना? मेरे साथ आओ। दोनों को थोड़ा सा तो विचित्र लग रहा था ये आदमी, परंतु उसके पीछे जाने के सिवा उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था, इसलिए चुपचाप दोनों उसके साथ चली जाती है। अंदर जाकर रहबर उनको एक कक्ष में ले जाता है और आगे से दरवाजा बंद कर देता है। दरवाजा बंद होते ही उस कक्ष में इतना अंधेरा हो जाता है जैसे किसी एक भी छेद से कोई रोशनी ना आ रही हो। इस अंधेरे को देखकर फलक जोर से चीखती है, कौन हो तुम? बाहर निकालो हमें यहाँ से। अरे तुम चाहते क्या हो हमसे? हमारी सहेली को तुमने कहाँ रखा है? क्या मकसद है तुम्हारा? बताओ, बचाओ हमें, कोई बाहर निकालो हमें। वो चीखती रही परंतु रहबर की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। फलक का सर चकराने लगा। अंधेरा इतना था कि समायरा भी फलक को और फलक समायरा को देख नहीं पा रही थी। फलक, हिम्मत से काम लो, हमारा मकसद नेक है और इन लोगों से हम हार नहीं सकते। ये हमें तोड़ना चाहते हैं, हमको टूटना नहीं है। मेरा दम घुट रहा है, मुझे सांस नहीं आ रही है। इतना बोलते ही फलक मूर्छित होकर जमीन पर गिर गई। उसके गिरने की आवाज से समायरा अंधेरे में उसको ढूंढने लगी। फलक, कुछ नहीं होगा, हिम्मत रखो, मैं आ रही हूँ तुम्हारे पास। समायरा टटोल टटोल कर फलक के पास पहुँची और फलक के सिर को सहलाने लगी। फलक, देखना, लोग कहते हैं अंधेरे के बाद रोशनी आती है, हमें बस उस रोशनी को ढूंढना है। समायरा ने बहुत प्रयास किया वहाँ से निकलने का, परंतु निकल नहीं पाई। बाहर आओ, तुमको मालकिन ने बुलाया है, आओ। मालकिन? ये मालकिन कौन है? रहबर ने कोई जवाब नहीं दिया। समायरा ने फलक को सहारा दिया और दोनों गिरते पड़ते हालात में बाहर आ गईं। बाहर की रोशनी कम ही थी, फिर भी कम रोशनी देखकर ही उनकी आंखें चौंधिया गईं और जब पूरी आंखें खोलीं तो दोनों को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। नूर एक बड़े से सिंहासन पर बैठी थी। फलक, देखना, हमारी सहेली मिल गई। यहाँ हमारा हाल भूख और अंधेरे से खराब हो गया और तुम यहाँ आराम से बैठी हुई हो। अरे कैसी सहेली हो तुम, देखने भी नहीं आई। मेरा घर पसंद नहीं आया? तुम्हारा घर? हाँ, मेरा घर, यही तो रहती हूँ मैं पिछले 20 वर्षों से। 20 वर्ष की तुम हो भी नहीं। मजाक करने के लिए पूरा जीवन पड़ा है। अभी घर चलती हैं, सब परेशान हो रही होंगी। और तुम तो जानती ही हो, आज समायरा का विवाह है, देरी हो गई तो बारात वापस चली जाएगी, फिर कभी उसका विवाह नहीं हो पाएगा। गांव वालों को जानती हो ना, कैसे कैसे लोग हैं, पंचायत बिठा लेंगे वो लोग। फलक की बात से नूर को कुछ फर्क नहीं पड़ा तो अमायरा को गुस्सा आया। वो फलक को वहीं छोड़ नूर के पास आकर खड़ी हो गई और उसको खींचते हुए बोली, नूर, बहुत हो गया मजाक, चल गांव चलते हैं। मुझे डर लग रहा है, क्या जवाब दूंगी बाकी के लोगों को। समायरा ने जैसे ही नूर का हाथ पकड़ा, नूर ने उसको जोर से धक्का दिया जिससे अमायरा दूर जा गिरी। तुम दोनों पागल हो जो मेरे पीछे यहाँ तक चली आई। अरे मूर्खो, इतना नहीं समझ पाई? ये मेरी एक चाल थी तुमको यहाँ लाने की, और देखो तुम मेरे जाल में फंस गई। मुझे तो ये समझ ही नहीं आ रहा, तुम इतनी मूर्ख कैसे हो सकती हो? क्या कहना चाहती हो? साफ साफ कह दो, क्योंकि कल से अब तक भूख और अंधेरे ने और इस सुनसान जगह ने दिल को शमशान जैसा बना दिया है। एक रात यहाँ रहने के बाद समझ आ गया है, यहाँ कुछ तो बड़ा रहस्य है। अब शुरुआत तुम ही कर लो। मेरा सच जानना चाहती हो ना? तो सुनो, मैं तुम्हारी सहेली नहीं थी और तुम यहाँ तक आ सको इसीलिए तुमको सहेली बनाया, ताकि समय आने पे तुमको यहाँ कैद कर सकूं। वैसे मूर्खता की हद होती है। 2 साल मेरी सहेली बनी रही, आज तक कभी ये भी नहीं पूछा कि मेरा परिवार कहाँ है
और मैं तुम्हारे घर क्यों नहीं जाती? जहाँ तक मेरा अंदाजा है, गांव की सहेली एक दूसरे के घर आती जाती रहती है ना? क्योंकि तुम बोलती थी दोस्ती बस घर के अंदर तक नहीं जाएगी। अब मुझे समझ में आ रहा है तुम ये सब क्यों बोलती थी। अब मैं सच्चाई जानना चाहती हूँ। बोलो, क्या रहस्य है तुम्हारा? क्या सच में तुम मेरी सच्चाई जानना चाहती हो? हाँ। ये बात 20 वर्ष पहले की है। माँ, कहाँ हो आप? देखो ना, बाहर कोई आपको बुला रहा है। अरे बेटा, कौन है? अंदर बुला लो। वो हमारा पड़ोसी है ना, उनके यहाँ कल विवाह है, जिसके लिए आपने मुझे लाल चुन्नी और पीला लहंगा बना के दिया। वो लोग आए हैं। अच्छा, तो बस विवाह का न्योता देने आई होंगी। नहीं माँ, वो आपसे कुछ बात करना चाहती हैं। मैं देखती हूँ। सावित्री उठकर बाहर चली गई। दरवाजे पर मोहनदास खड़े थे। बहन जी, एक जरूरी बात करनी थी आपसे। आपको तो पता ही है, परसों मेरे बेटे का विवाह था, परंतु अचानक लड़की बीमार पड़ गई और मर गई। अंदर आओ। सावित्री मोहनदास को अंदर बुलाकर लाई। परंतु अचानक लड़की बीमार पड़ गई और मर गई। हे ईश्वर, ये कैसे हो गया? देखो बहन जी, बीमारी, जिंदगी और मौत, ये तो ऊपर वाले के हाथ में है। अब गांव वाले तो यही कह रहे हैं कि विवाह में सुख नहीं लिखा था, इसीलिए लड़की मर गई। गलत जगह विवाह होने से बेहतर है कि इंसान मर जाए। कई घरों में हम अपने पुत्र का रिश्ता लेकर गए, परंतु कोई भी मान नहीं रहा विवाह के लिए। इस गांव में सबसे ज्यादा तो नहीं, पर अच्छे लोगों में हम आते हैं। हाँ, सही कह रही हो। तुम लोग तो बहुत जमीन वाले हो। फिर क्यों कोई अपनी बेटी नहीं देना चाहता आपके घर में? पता नहीं, इसीलिए मैं आपके घर आया हूँ। क्या आप नूर का विवाह मेरे पुत्र से करेंगी? क्योंकि मैं आपको जानता हूँ, आप पुरानी बातों को नहीं मानती। आप पे कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। आप चाहे तो मना भी कर सकती हैं, परंतु मैं चाहता हूँ कि मेरे पुत्र का विवाह उसी मुहूर्त में हो जो तय हुआ था, और मेरा पुत्र भी होने वाली पत्नी के अचानक मरने से सदमे में आ गया है। उसको भी गम भुलाने में आसानी होगी। इसमें सोचने समझने वाली कोई बात नहीं है। मैं इस विवाह के लिए तैयार हूँ। मेरी नूर ऐसे तो लाखों में एक है, परंतु श्याम भी बहुत सुंदर और अच्छा नेक लड़का है। हम इस विवाह के लिए तैयार हैं। और इस तरह नूर और श्याम का विवाह हुआ। 4 साल बीत गए। एक दिन नूर अपने घर में बैठी श्याम की प्रतीक्षा कर रही थी। तभी श्याम का दोस्त बलवंत वहाँ आया। अरे भाभी, आप अपने घर का रास्ता भूल गई हैं क्या? बिल्कुल सामने घर है और कभी घर भी नहीं जाती हैं। आपकी माँ बोल रही थी एक दिन मेरी पत्नी से। क्या बताऊं भैया, श्याम जी देर से घर लौटते हैं, सुबह सुबह निकल जाते हैं, घर में कोई नहीं होता है। इतनी बड़ी हवेली है, अब मैं घर जाऊं तो इस घर में कौन रहेगा? वैसे एक बात तो है, आपकी किस्मत बदल गई है। इतने बड़े घर की बहू बन गई। आपके यहाँ तो अनाज भी 6 महीने का 12 महीने खाना पड़ता था। सच कह रहा हूँ ना? नूर को ये सारी बातें अच्छी नहीं लगी, फिर भी उसने कुछ नहीं कहा। वैसे भाभी, आपके दिल में कभी ख्याल नहीं आता कि इतने सारे पैसे लेकर कहीं भाग जाएं? अरे ये मेरे पति हैं, मैं उनके पैसे लेकर कहाँ भागूं? उनका जो है वह मेरा अपना ही है। मेरे अलावा उनका कोई भी नहीं है। बाबूजी भी जब से गए हैं तब से सारी जिम्मेदारी इन्हीं के ऊपर आ गई है। बलवंत वहाँ से चला गया और घर आकर अपने छोटे भाई सोहम से सारी बात कही। क्या कहना चाहते हो? साफ साफ कहो आप। अरे सोचा था कि नूर से विवाह करूंगा, पर नूर की माँ ने सही जगह हाथ मार लिया। समय से पहले ही श्याम से उसका विवाह कर दिया। अरे जब तक हम खाने कमाने लायक हुए तब तक श्याम ने बाजी मार ली। नूर, अरे नूर जैसा उसका नाम है ना, उससे भी कहीं ज्यादा नूर है उसके चेहरे पे। हमारी पत्नी तो ऐसी लगती है उसके सामने जैसे नौकरानी हो। अरे भाई देखो, जिसके पास जैसा धन वैसी तकदीर। अब जितना हमारा काम है ऐसी हमें पत्नी मिल गई और
वैसे भी माँ मेरा विवाह करने को बोलती थी नूर से। आप क्यों इतना जल रहे हो? मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ा नूर से, उसके विवाह से, उसके पति से। आपको क्यों इतना पड़ रहा है? अरे देख, तेरा विवाह करने का माँ बोलती थी, बड़ा मैं था, इसीलिए विवाह के बारे में कि नूर से मेरा विवाह हो जाए मैं ही सोचता था। मैंने ही सपने पाल के बैठे थे, क्या कहूँ मैं। बलवंत अजीब सा मुंह बनाकर बाहर की ओर चला गया। वो अपनी जलन को छुपा नहीं पाया। कुछ तो चल रहा था उसके मन में। वो चलते चलते घर के बाहर आ गया और एक जगह बैठ गया। ये नफरत की आग इतनी जल क्यों रही है? मेरे मन में ऐसा लग रहा है कि मैं क्या कर डालूं। अरे जिस लड़की को पसंद किया उसी का विवाह बिल्कुल घर के सामने हो गया। दूर होता तो उसकी खुशी से फर्क नहीं पड़ता, आंखों के सामने अपने प्यार को किसी और के बाहों में किसी और के साथ। तभी उसकी नजर शाम पर पड़ी, जो बड़े सुकून से घर की ओर जा रहा था। ये होता है सुकून। हाँ, जब पैसा और पत्नी दोनों अच्छे हों तो मर्द के चेहरे पर सुकून उभर ही आता है। ससुरा, ये सुकून तो हमें कभी नसीब नहीं होगा। घर जाओ तो हमारी पत्नी की शक्ल कुछ तो बुरी है ही, और कुछ वो बुरी बना लेती है मुझे देख के। अब इंसान करे तो करे क्या? इंसान अपना दुख तो सह ले, पर ससुरा इस श्याम का सुख सहा नहीं जाता मुझसे। बलवंत अपना गुस्सा सह नहीं पाया। वो अपनी जगह से उठा और उसने शाम के सिर पर एक ईंट से वार किया, जिससे शाम एक बार में ही गिर गया। बलवंत का गुस्सा इतना बढ़ गया था कि उसको ये पता ही नहीं लगा कि वो क्या कर रहा है। देखते ही देखते उसने शाम के सिर पर कई बार ईंट से वार किया और शाम मर गया। उधर नूर अपने घर के द्वार पर खड़ी अपने पति के आने का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। आज इतना समय हो गया, अब तक तो आ जाना चाहिए था श्याम जी को। मुझे बहुत फिक्र हो रही है। वो तो कहीं रास्ते में रुकते भी नहीं है। एक बार देख के आती हूँ गांव के बाहर। जब तक आएंगे नहीं मुझे चैन नहीं मिलेगा। नूर का दिल अब पूरी तरह से बेचैन था। वो घर से निकलकर गांव की गलियों से होती हुई गुजरने लगी। उधर बलवंत शाम के पास खड़ा सोच रहा था। हे ईश्वर, ये मैंने क्या कर दिया? ये तो ससुरा मर गया, अब मैं क्या करूँगा? अरे छोड़ो इसको, भागो। वो उसको छोड़कर भागने लगा। तभी नूर भागते हुए आई। बलवंत, तुमने मेरे पति को मार डाला। अरे ससुरा श्याम तो मारा गया, नूर ने भी देख लिया। अब तो ये मुझे सजा दिला कर रहेगी। अब मैं क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं? ऐसा नहीं हो सकता। आप मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। मैं आपको खो नहीं सकती। आपके सिवा मेरा दुनिया में कोई भी नहीं है। मेरा सुहाग गुजर नहीं सकता। उठिए, उठिए, उठिए। हाँ, अभी ये जब तक अपने विलाप में है तब तक तो ठीक है। जब ये होश में आएगी तो मुझे सजा जरूर दिलाएगी। इसका कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं? वो भागकर सोहम के घर आया। हाँ, सोहम! अरे सोहम, दरवाजा खोल! अरे सोहम, दरवाजा खोल! अरे कौन है इतनी रात को? अरे दरवाजा खोल जल्दी से, आवाज मत कर, जल्दी आ। क्या हुआ भैया? आप इतने घबराए हुए क्यों हो? मैंने श्याम का खून कर दिया। क्या? क्यों? ये आपने क्यों किया भाई? समय नहीं है मेरे पास। जल्दी चल, इससे पहले कि सुबह हो जाए और लोग जाग जाएं। मेरे साथ चल। अरे तो मैं कहाँ जाऊं? नूर ने मुझे अपने पति का खून करते हुए देख लिया है। वो मुझे सजा जरूर दिलाएगी। इससे पहले कि वो होश में आ जाए हमें उसको रास्ते से हटाना होगा। क्या बात करते हो भैया? एक खून के ऊपर से एक और खून? आसान है क्या ये सब? हलवा है क्या? आप कर सकते हो, मैं किसी का खून नहीं कर सकता। दिमाग खराब है क्या? अरे तो क्या अपने भाई को मरने देगा? तो खून के रिश्ते अब सफेद हो गए क्या? क्या बातें करता है तू रे? ठीक है भाई, चलो चलते हैं। अब जैसा आप बोलो वही करेंगे। आपको बचाने के लिए तो कुछ भी करूंगा। चलो। दोनों चलते हुए शाम और नूर के पास आए। नूर उनको देखकर अपनी जगह से खड़ी हो गई।
बलवंत, तुमने मेरे पति को मार डाला, तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी मैं। मेरे पति का क्या कसूर था, मुझे ये तो बता दे। कसूर कुछ नहीं था, बस मैं जल्दी गुस्से में आ जाता हूँ नूर। आज भी गुस्सा सर पे चढ़ गया और उसमें तुम्हारा पति मर गया। सच कहता हूँ नूर, उसको मारना नहीं चाहता था, परंतु जब गुस्से में होता हूँ ना, मैं आपा खो देता हूँ। राजा के पास जाऊंगी, अपने पति के लिए इंसाफ मांगूंगी। देखो, तुम वहाँ नहीं जा सकती हो क्योंकि इतना बोलते ही बलवंत ने नूर को भी ईंट से मारना शुरू कर दिया। वो अपने पति की लाश को देखकर पहले ही मर गई थी। अब बलवंत ने सोहम के साथ मिलकर उसको घसीटना शुरू किया और तालाब के किनारे ले गए। उसको तालाब में फेंक दिया। भाई, ये मर तो गई होगी ना, पक्का है? अरे इतनी ईंट में तो उसके पति ने दम तोड़ दिया, फिर ये किस खेत की मूली है? ये तो एक लड़की थी। अब एक काम कर, उसके पति की लाश को भी इसी तालाब में डाल देते हैं। उसकी आंखें बंद हो गईं। वो गिरती जा रही थी। गिरते गिरते वो कुंड लोक के किले के द्वार के पास आकर गिरी। उसके गिरते ही एक बूढ़ी औरत दौड़ कर आई। उस बूढ़ी ने देखा नूर के शरीर में कुछ ही सांस बाकी थी। उसका शरीर पूरी तरह टूट चुका था। कुछ जीने की आस भी खत्म हो गई थी और कुछ वो जीना भी नहीं चाहती थी। मुझे इसको बचाना होगा। बुढ़िया नूर को किले के अंदर ले गई और उसके जख्मों पर लेप लगाया, परंतु नूर की हालत बहुत नाजुक थी। अब मुझे अपनी शक्ति का प्रयोग करना होगा। कोई इंसान अधूरी आरज़ू लेके मर जाए तो उसकी आत्मा सुकून नहीं पाती, और ये इस दुनिया में आई है तो जरूर किसी मकसद से आई है। इस तालाब में ना जाने कितने लोग गिरते हैं, यहाँ तक आज तक कोई नहीं आया। बुढ़िया ने आंखें बंद की और कुछ पढ़ने लगी। उसके पढ़ते ही कुछ अक्षर हवा में घूमने लगे और वो अक्षर नूर के जिस्म में समा गए। जो नूर आंख नहीं खोल पा रही थी, उसके जख्म पल भर में गायब हो गए और वो उठकर बैठ गई। कहाँ हूँ मैं? आप कौन है? क्या मैं मर गई या जिंदा हूँ? तेरी मिली हुई जिंदगी के कुछ पल बचे हैं। मैंने तुझे जादुई शक्ति से जोड़ दिया है। अब तू जिंदा रहेगी। जब तक तू चाहे तब तक तेरी जिंदगी चलेगी। तेरी जिंदगी के दिन आज से रुक गए। ना तुझे गर्मी लगेगी, ना तुझे सर्दी लगेगी, और ना ही तेरी जिंदगी बढ़ेगी। जब तक मैं चाहूँ, मतलब तेरी उम्र आज यही रुक गई। तू 20 वर्ष की है ना, हमेशा 20 वर्ष की ही रहेगी। और आज से तुझे तेरी अच्छाइयाँ छोड़ के तुझे मेरी इस काली दुनिया में रहना होगा। यहाँ दुनिया जैसा तो नहीं है, रोशनी, सुंदरता और स्नेह, नफरत, परंतु शक्ति है जिससे जो चाहे तो छीन सकती है। अब मुझे रोशनी में रहकर भी क्या करना है? मेरी जिंदगी की रोशनी मेरे पति के साथ खत्म हो गई। अब से मेरा एक ही मकसद है, उस बलवंत का अंत। और उसके बाद मैं इस अंधेरी जगह की मालकिन बन गई और धरती पे आ गई। तुम लोग से दोस्ती की ताकि तुम्हारे दोनों के पिता को वो दर्द दे सकूं जो उसने मुझे दिया था। संतान का दुख सबसे बढ़कर होता है। तुम दोनों को मैं यहाँ इसीलिए लाई ताकि तुम भी वो कह सको जो मैंने 20 साल कहा। पिताजी ने ये सब किया तुम्हारे साथ, तो 20 वर्ष तुम इस अंधेरे में रह रही हो। हमारी एक रात में इतनी खराब हालत हो गई तो तुम्हारा क्या ही हाल हुआ होगा। मुझे ये कहते हुए शर्म आ रही है। सोहम, मेरे पिताजी, अब हम इससे आगे क्या कहें? तुम चाहो तो हमें अभी के अभी मार सकती हो, परंतु क्या पिताजी को एहसास भी है जो उन्होंने नूर के साथ किया है? मुझे नहीं लगता उन्हें एहसास भी होगा। वहीं बलवंत तालाब के किनारे खड़ा हुआ था। अघोरी उनके साथ था। तुम दोनों की बेटी आई थी मेरे पास। वो इस दुनिया में जाना चाहती थी। मैंने मना भी किया, परंतु वो नहीं मानी। मेरे द्वार पे बेटी की बारात खड़ी हुई है। मेरी बेटी के भतीजी इस दुनिया में चली गई। जो मैंने 20 वर्ष पहले किया, वो आज मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। अब मैं क्या करूं?
अपनी पत्नी को, बेटी के ससुराल वालों को क्या जवाब दूंगा मैं, क्या जवाब दूं? भैया, अब गलती की है तो सुधारना तो पड़ेगा। अरे कैसे सुधार लूं गलती, कैसे सुधार लूं गलती को? नूर तो मर गई है, वो जिंदा होती तो उससे माफी मांग लेता। नूर जिंदा है और वही तुम्हारी बेटियों को अपनी दुनिया में ले गई है। अब वो तुम्हारा बदला तुम्हारी बेटी से लेगी। हाँ हाँ, वो जिंदा है, पर कैसे, कैसे जिंदा है? अघोरी ने सारी बात बलवंत को बता दी। हाँ, अब मुझे अपनी बेटी को बचाना है तो मुझे उस कुंड लोक में जाना होगा। अपनी बेटी को नहीं खो सकता। नूर से माफी मांग लूंगा, वो बहुत अच्छी है, उसका दिल बड़ा है, वो मुझे माफ कर देगी। मैं भी आपके साथ चलता हूँ, मेरी भी बेटी वहीं पे है। दोनों कुछ ही देर में कुंडलोक पहुंचे और नूर के पैरों में गिर गए। हमें माफ कर दो, हमें माफ कर दो। हमसे गलती हो गई थी, जो हमने किया वो जानबूझ के नहीं किया। बलवंत को अपने पाँव में झुका देख नूर को वो 20 वर्ष याद आ गए। एक एक पल कैसे जिए थे उसने ये दिन, वो गहरी सोच में थी। तभी बलवंत ने नूर के पैरों को खींचकर उसको गिरा दिया और उसके बाल पकड़कर बोला, अरे तुझे क्या लगा कि तू उस दिन जिंदा बच जाएगी और मेरी बेटियों को यहाँ ले आएगी और मैं तेरे पाँव में बैठ के भीख मांगूंगा? नहीं, मुझे पता था कि तू कितना घटिया इंसान है। जो तूने किया उसका तुझे अफसोस नहीं, खुशी होगी। आज तो तेरा अंत होगा। बलवंत ने उसका मुंह भींचने की कोशिश की। तभी समायरा ने रहबर से तलवार ली और उसी तलवार से अपने बाप का गला काट दिया और खुद भी घुटनों के बल बैठ गई। मैंने एक बेटी का फर्ज तो नहीं निभाया, परंतु एक इंसान का होने का फर्ज निभा लिया है। नूर, तुम्हारे साथ जो हुआ वो मैं लौटा नहीं सकती, परंतु आज से सारी जिंदगी इसी अंधेरे में रहूंगी और खुद को सजा दूंगी, ये सोच के कि जैसा कोई करता है उसका बदला इसी जन्म में उसकी संतान चुकाती है। 20 वर्ष में मैं भी बुरी तरह टूट चुकी हूँ, हर गम को सहते हुए। इन कुछ दिनों में तुमने मुझे सहेली का प्यार दिया, वो प्यार अपने साथ ले जाना चाहती हूँ और इससे मुक्ति पाना चाहती हूँ। अब अपने पति से मिलना चाहती हूँ। नूर ने वही मंत्र पढ़े जो बुढ़िया ने पढ़े थे और धीरे धीरे उसके अंदर से वो अक्षर निकल गए और नूर ने दम तोड़ दिया। उसकी दुनिया खत्म हो गई। सोहम, फलक और समायरा तालाब के बाहर धरती पर आ गए। अचानक हम यहाँ कैसे आ गए? वो दुनिया उस बुढ़िया ने नूर को दे दी थी। अब नूर ने खुद के लिए मौत को चुना, जिससे वो दुनिया खत्म हो गई और हम बाहर आ गए। बेटियों, मुझे माफ कर दो। मैं सही बताऊं, मैं भैया की बात में आ गया था। फलक और समायरा जैसे सोहम की बात सुन ही नहीं रही थी। उनकी आंखें उसी तालाब में नूर को ढूंढ रही थी, जैसे उनकी पूरी दुनिया उसी तालाब में खत्म हो गई हो। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे।